लोकसभा चुनाव हुए, नतीजे आए, केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन गई। लेकिन इस बार यूपी के दो लड़कों अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश में जो कामयाबी हासिल की, उसके बाद से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का जोश बढ़ा हुआ है और अब दोनों ही पार्टियां 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी यही सफलता दोहराने की तैयारी कर रही हैं। 2024 में तो जो होना था वो हो चुका। उत्तर प्रदेश की खोई हुई जमीन पर कांग्रेस की पकड़ वास्तव में कितनी मजबूत हुई है, यह 2027 में पता चलेगा। अखिलेश यादव की कामयाबी का लिटमस टेस्ट भी 2027 में अब होगा। अगर एक तरफ यूपी के दो लड़कों की जोड़ी है तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जो 2024 की गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिस्टम पर हर कील कांटा दुरुस्त कर रहे हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, अपनी सरकार के इमेज के नए मेकओवर में जुटे हुए हैं। इसलिए सवाल यह है कि 27 की सफलता का फॉर्मूला आखिर किसके पास है। चौबीस की जंग खत्म, अब 27 की तैयारी। यूपी में नई रणनीति, नई हिस्सेदारी। यूपी के दो लड़कों की लड़ाका ब्रिगेड। उत्तर प्रदेश की जनता ने नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ, अहंकार के खिलाफ दबाकर वोट दिया। जहाँ तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादी की बड़ी है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी है। प्रियंका का पावर अटैक। पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। योगी के नए तेवर, जबरदस्त मेकओवर। अगला मिशन विधानसभा इलेक्शन। दो 2027 का इंडिया प्लान। बीजेपी सावधान। तो देखिए, जब से चुनाव के नतीजे आए लोकसभा चुनाव के, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। क्या बदला है यह भी मैं आपको बताऊंगा, इस पर चर्चा भी करेंगे। इंडिया गठबंधन के भीतर से आई वो कौन सी खबर है और संकेत है, इस वक्त 2027 की चुनावी पिक्चर का ट्रेलर दिखा रही है। आइए सबसे पहले आपको वही बता देते हैं, दिखा देते हैं। देखिए क्यों ये चर्चा 27 की हो रही है और इंडिया गठबंधन क्यों 27 के लिए ताल ठोक रहा है अभी से। 2027 के लिए इंडिया का प्लान क्या है? देखिए, अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने रहेंगे, यह साफ कर दिया उन्होंने। करहल से विधानसभा सीट छोड़ देंगे। राहुल गांधी रायबरेली सीट रख सकते हैं, अभी तक इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी संगठन की मजबूती पर काम करेंगी, यह भी इसी प्लान का हिस्सा है। दोनों दल 2017 की तरह गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, 27 का, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला सबसे बड़ा चुनावी समीकरण होगा, क्योंकि उसे 2024 में सफलता मिली है इसी फॉर्मूले से। जाति जनगणना, संविधान, आरक्षण जैसे मुद्दों पर सियासी प्रहार होगा, बल्कि और तेज होगा, यह भी इसी प्लान का हिस्सा है। जहां 2024 में कमजोर रहे, वहां और जोर भी लगाया जाएगा। इसकी तैयारी बाकायदा शुरू हो गई है इंडिया के खेमे में। देखिए, अब आपको एसपी कांग्रेस के गठबंधन के 2017 और 2024 के चुनावी प्रदर्शन के बारे में बता देता हूं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखिए, एसपी कांग्रेस की साझा ताकत। यूपी में जो चुनावी प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में कुल वोट 2 करोड़ 43 लाख, यानी वोट प्रतिशत 28% था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा 2017 में,
2024 लोकसभा चुनाव की बात करें, कुल वोट 3,77,00,000, वोट प्रतिशत 43%। आप देखिए यही वो आंकड़ा है। और 2017 से 2024 तक कुल वोट बढ़े 1,34,00,000 वोट बढ़े। वोट प्रतिशत की बात करें 15% का इजाफा हुआ है 17 से अगर हम 24 की तुलना करें। और यही वो 15% का जो इजाफा है, यही इजाफा इंडिया गठबंधन को और मजबूती दे रहा है और अगली रणनीति बनाने की जो तैयारी है वो हो रही है। इसके अलावा देखिए इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में और क्या बदला। दलित पॉलिटिक्स एक नए चेहरे का उभार हुआ। चंद्रशेखर नगीना से जीते हैं, भले एक सीट पर जीते हैं, लेकिन मायावती की ताकत कम हुई है। 10% वोट शेयर कम हुआ है और वो वोट शेयर कांग्रेस की वजह से सपा में शिफ्ट हुआ, यानी इस गठबंधन के पास। और भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी चेहरे थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर, गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, अनुप्रिया पटेल या संजय निषाद, उनका जादू भी नहीं चला। ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। और 2027 की जो पेशबंदी की शुरुआत की है इंडिया गठबंधन ने, उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान रहेंगे। अभय दुबे साहब हमारे साथ मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। विजय त्रिवेदी जी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी आपसे करूंगा। प्रदीप जी देखिए, 17 में जो गठबंधन था दो लड़कों का, वो पूरी तरह से असफल रहा, लेकिन 24 में असर दिख रहा है। और इस लोकसभा चुनाव के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदल दिया और 27 के लिए ताल ठोक रहा है यही गठबंधन। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो बदलाव हुआ है, चाहे वो ओबीसी पॉलिटिक्स की बात हो, दलित पॉलिटिक्स की बात हो, उसका असर दिखा इस चुनाव में? और 27 में भी जिस तरह से इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि हम मजबूत होंगे, बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगा? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ज़मीनी राजनीति में बदलाव आया है जी। उसका बड़ा कारण है जो सोशल कोएलिशन बनाया है अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर। बीजेपी पिछला 4 चुनाव, 2 लोकसभा 2 विधानसभा चुनाव इसी सोशल कोएलिशन के बल पर जीती थी। और जब वो 4 चुनाव जीती, उसके बाद उसको लगा कि ये उसका सामाजिक समीकरण जो है ये परमानेंट हो गया है, ये सीमेंट हो गया है, अब इसमें दरार नहीं आ सकती। लेकिन 2024 के चुनाव ने बताया कि वो उतना मजबूत नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी समझ रही थी। और अखिलेश यादव की राजनीति की सबसे बड़ी कमी यही थी, बल्कि मुलायम सिंह यादव के समय से ही उनके राजनीति का जो उत्तरार्ध था, उससे आप अगर देखें तो वो है मुस्लिम यादव समीकरण से बाहर ना निकल पाना जी। और अति पिछड़ी जातियों को, गैर यादव पिछड़ी जातियों को जोड़ पाने में उनकी असफलता या कमी। 2022 में उन्होंने कोशिश की, कोalition बनाया, उसका फायदा भी मिला, लेकिन चुनाव खत्म होते होते वो कोalition भी टूट गया। इस बार उन्होंने रणनीति अपनी बदली और बजाय किसी पार्टी को साथ जोड़ने के, पार्टी के नेता को, उस जाति समूह के नेता को जोड़ने के, उन्होंने उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का फैसला किया और वो उनकी रणनीति जो है पूरी तरह से सफल रही। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति इस 24 के नतीजे ये कह रहे हैं कि एक तरह से बाइपोलर हो गई है। सीधी लड़ाई जो है सपा कांग्रेस के गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में हो गई है। बीएसपी लगातार सिकुड़ती जा रही, चुनाव दर चुनाव जो है उसका जनाधार घटता जा रहा है। तो इसलिए ये लड़ाई जो है 22 की, ये 27 की 22 से ज्यादा नजदीकी होगी। 22 से ज्यादा, ये बड़ी बात, यानी 22 से ज्यादा नजदीकी होगी। और जो तेवर हैं वो अभी से दिख रहे हैं। अभय दुबे साहब, यही सवाल आपसे भी है। प्रदीप जी ने भी जिस तरह से बताया विस्तार से कि किस तरह से अखिलेश यादव ने, जिसे कहा जाए कि जो दूसरी ओबीसी जातियां थी उन पर भी फोकस किया और दलित वोट का शिफ्ट हो जाना, समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की तरफ ना जाना और दलित राजनीति का भी एक नया चेहरा उभरना। तो 27 के लिहाज से उत्तर प्रदेश की जो सियासी जमीन है वो पूरी तरह से बदल गई और बीजेपी का जो 4 चुनाव से हिट फॉर्मूला था वो फॉर्मूला पिट चुका है, यानी नए फॉर्मूले की तलाश करनी होगी। देखिए, 4 चुनाव से हिट फार्मूला क्या था? आपने 2017 के चुनाव का जिक्र किया जी। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा नारा लगाया था जो मंच से नहीं दिया जाता था जी, वो नीचे नीचे चलता था। और वो नारा था 3 जात के खिलाफ सब जात। 3 जात कौन कौन सी थी? यादव, जाटव और मुसलमान। उसके मुकाबले सारे हिंदू समाज की गोलबंदी करनी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर कामयाब रही। इसी नारे को कमोवेश, इसी राजनीति का
इसको मैं बहिर्वेशन और अंतर्वेशन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स कहता हूं जी। कि ये इसी के आधार पर चली और वो भाजपा कामयाब हुई। इस बार ये नारा नहीं चला। क्यों नहीं चला नारा ये? उसके कारण हम सब लोगों को पता ही है, उनको दोहराने की कोई खास आवश्यकता नहीं जी। है। अब सवाल ये है कि भाजपा के पास क्या पूंजी बची है। भाजपा के पास दलित वोट, जैसे प्रदीप जी ने कहा, मैं सहमत हूं, दलित वोट स्थायी रूप से भाजपा के पास नहीं था, वो अलग हो गया। अति पिछड़ा वोट और जो पिछड़ा वोट भाजपा को मिलता था, वो कोई स्थायी पूंजी नहीं था भाजपा के पास, वो अलग हो गया इस चुनाव में। भाजपा की स्थायी पूंजी क्या है? मैं ये मानता हूं कि भाजपा की स्थायी पूंजी उत्तर प्रदेश में ऊंची जातियों का वोट है। मैं वोट बैंक शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, वो जेबी वोट है भाजपा का, जो मुद्दतों से भाजपा जीते है हारे 68%, 70%, 80%, 85% ऊंची जातियों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। और इस चुनाव में भी मिला है, जहां भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। कुछ पॉकेट्स में, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में कहीं राजपूतों की नाराजगी, कभी किसी की नाराजगी, उनको आप छोड़ दीजिए, वो पूरे उत्तर प्रदेश का सीन नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ऊंची जातियों का वोट जम के मिला है। भाजपा विधानसभा चुनाव में उस स्थायी पूंजी से अपनी शुरुआत करेगी। अब इंडिया गठबंधन के पास स्थायी पूंजी क्या है? इंडिया गठबंधन के पास आज भी स्थायी पूंजी यादव और मुसलमान है। जो वोट भाजपा के पाले से निकल के उसके पास आया है, अगर उसको वो स्थायी पूंजी अपनी मान लेते हैं तो वो मुगालते में रहेंगे। उसको स्थायी पूंजी बनाने के लिए अभी उन्हें बहुत काम करना पड़ेगा। जैसे कि संविधान वाला उन्होंने जो बात कही, उस पर दलितों ने, पिछड़े वर्गों ने 1 मिनट विश्वास कर लिया, लेकिन वो विधानसभा में वो मामला नहीं चलेगा। विधानसभा में अब तो संविधान वाला मामला कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है। अगर वो संविधान बदलते हुए दिखाएंगे या वैसी कोई कोशिश करते हुए दिखाएंगे तब बात होगी। ऐसा तो कुछ मामला लेकिन आप सहमत है कि जमीन पर समीकरण बदल गए और नए समीकरणों के लिहाज से आगे बढ़ना होगा। मैं आपके पास आऊंगा विजय त्रिवेदी जी। विजय जी, सवाल यही है, लेकिन जो बात अभय जी कह रहे हैं या प्रदीप जी ने जो बात कही, लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के साथ जो ओबीसी वोटर पिछले 4 चुनाव में भले ही इन 3 चेहरों की वजह से साथ आया हो, जब मैं ओम प्रकाश राजभर की बात करूं, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, यानी छोटी छोटी जातियों के नेताओं को इकट्ठा किया, वो प्रयोग पूरी तरह से विफल हो गया। और बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि बीजेपी के पास अपने, जिसे कहा जाए कि वो ऑर्गेनिक लीडर नहीं है इन कास्ट के छोटी छोटी जातियों। बिल्कुल ठीक बात है जो अभय जी बात कर रहे हैं, प्रदीप जी बात कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं जी। कि एक बात तो महत्वपूर्ण है कि दोनों ने जो बात कही कि वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया कि जो हमने सोशल इंजीनियरिंग की थी उसका फायदा होगा और वही चलेगा, वो नहीं हुआ। और यही बात इंडिया गठबंधन के लिए जो अभय जी कह रहे हैं कि यदि उसको टेकन फॉर ग्रांटेड मान लेंगे कि मुसलमान और यादव या जो भी वोट बैंक है वो साथ रहेगा। इस चुनाव में एक बड़ा जो छिटकने की बात है, छिटकने की जो बात हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये मैं समझिए कि भारतीय जनता पार्टी से ये पूरी तरह से परमानेंटली छिटक गया। उसकी एक बड़ी वजह जो रही वो थी जो नैरेटिव ये बनाया गया कि संविधान के रास्ते से आरक्षण को खत्म किया जाएगा, संविधान बदला जाएगा। इससे एक बहुत बड़ा वोट बैंक गया और भारतीय जनता पार्टी उस नैरेटिव को खत्म करने में या न्यूट्रलाइज करने में कामयाब नहीं रही। एक बड़ी बात यह है। लेकिन विजय जी, वो फिर बीजेपी का, जिसे बीजेपी कहते कि साहब हमारा तो पन्ना प्रमुख है, हर पन्ने पर अपना काम है, वो लोग लोगों के बीच में जाएंगे, तो इस नैरेटिव को उनका वो वाला जो चेन थी वो भी नहीं तोड़ पाई। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो उस नैरेटिव को नहीं तोड़ पाई और ये ज़्यादा घर कर गई। वो किस तरह से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किस कैंपेन को चला रही है, लेकिन ये कैंपेन 2027 तक चलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। तो हो सकता है कि वो जो लोग गए हैं उसमें से 25%, 30%, 20% जो भी है वो वापस आ सकते हैं। दूसरा, अभी आप देख रहे हैं कि 5 दिन से केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नई तरह की एक्सरसाइज कर रही है। फिर एक और जो बड़ा बदलाव मुझे दिखा कि अभी अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया कि वो लोकसभा सीट से रहेंगे, मतलब कन्नौज में रहेंगे। राहुल गांधी जी भी केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, प्रियंका जी भी केंद्र की राजनीति कर रही हैं। तो विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी जैसा समाजवादी पार्टी का एक मजबूत नेता यदि सीधे योगी, ठीक है विजय जी, मैं अभय दुबे जी को लेकर, अभय जी, विजय जी का कहना है कि 27 तक के फिनोमिना चले, ऐसा यह भी नहीं कहा जा सकता पुख्ता तौर पे कि यही स्थिति रहेगी। क्या आप सहमत है इस बात से? नहीं, देखिए, कुछ नया करना पड़ेगा अखिलेश जी को भी और कांग्रेस को भी। ऐसा नहीं है कि जो लोकसभा में किया था उसको दोहराने से उनका काम चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें एक और खास बात है, हमें सोचना ये पड़ेगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश के दलितों ने, अति पिछड़ों ने और पिछड़ों ने
विपक्ष के इस प्रचार पे यकीन क्यों कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी संविधान बदल देगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। बड़ी उन्होंने केवल लाल किताब दिखा दी, केवल इसलिए थोड़ा यकीन कर लिया। कुछ इसकी एक पृष्ठभूमि थी। वो पृष्ठभूमि 2018-19 में जो ईडब्ल्यूएस कोटा बनाया गया था वहां से निकलती है। तब इन सब लोगों ने ध्यान से देखा, भाजपा जो हमसे कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देगी, हमें ऊंची जातियों के मुकाबले समान स्तर की प्राथमिकता मिलेगी, वहां वो भाजपा इन ऊंची जातियों को पिछले दरवाजे से आरक्षण में घुसपैठ दे रही है। हालांकि भाजपा के घोषणा पत्र में 1990 से ही वो बात की हुई थी, लेकिन भाजपा ने लागू जब किया तब उसका इंपैक्ट शुरू हुआ और इन जातियों ने उस वक्त चुपचाप देखा। लेकिन जैसे ही ये लोकसभा चुनाव में वो प्रचार किया, उन्होंने तुरंत मान लिया इस बात को, विपक्ष बिल्कुल सही बात कह रहा है। और भाजपा के वो तबके भी भाजपा से हट गए जो हमेशा से उसको वोट देते थे। लोधियों ने भी बहुत कम वोट दिया, पासी बिल्कुल हट गए, बिल्कुल ओबीसी भयानक झटका लगा और बड़ा ओबीसी चंक बीजेपी से बाहर हुआ। देखिए, एक तरफ राहुल और अखिलेश यादव पूरी ताकत लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को राहत देने वाले कई फैसले ले रहे हैं, जिसे मंत्रियों और अफसरों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है। चुनावी नतीजे के बाद सीएम योगी ने कुछ निर्देश दिए हैं। गैर जरूरी बिजली कटौती ना हो, यह भी संदेश दिया। इसके अलावा बिजली में फॉल्ट तुरंत ठीक करें, अधिकारी खुद फोन अटेंड करें, विवाद हो तो अफसर फौरन खुद पहुंचे, पेयजल की कहीं दिक्कत ना हो, और इसके अलावा महिला सुरक्षा में कोताही बर्दाश्त नहीं हो। गन्ना पेराई के नए सत्र से पहले बकाया का भुगतान भी करें। ये तमाम निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। देखिए, सरकार ने 2 ऐसे ऐलान किए हैं जो युवाओं और बेरोजगारों के लिए भी बड़ा संदेश है। सभी विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। हर विभाग चयन आयोग की रिक्तियों को डिटेल भेजेगा। पेपर लीक पर रोक के लिए भी सख्त नियम और कानून बनाए जाएंगे। ये तमाम बातें की हैं। मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप जी। योगी आदित्यनाथ के ये तमाम मेजर्स, एक तरफ हम ये चर्चा कर रहे हैं कि वोटर, ओबीसी वोटर, और लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, जातियों पर जब चुनाव गया बीजेपी को बुरी तरह से नुकसान हुआ, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को ऐसा उत्तर प्रदेश में ऐसा मुद्दा या ऐसा इशू तो अभी नहीं दिख रहा कि बीजेपी पूरे हिंदुत्व पर पूरे चुनाव को ले आए। तो शायद इसी की ये अगली कड़ी से देखा जाए कि बेरोजगार युवाओं की अब बात हो रही है, उनके लिए नए कदम उठाने की बात हो रही है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि पेपर लीक जो है इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बना। दूसरा मुद्दा अग्निवीर का। अग्निवीर के मामले पर भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण नहीं दे सकती। जो सवाल विपक्ष ने उठाए वो सवाल हवा में तैरते रहे। बहुत से लोगों ने उस पर विश्वास कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, न तो सरकार की ओर से, न पार्टी संगठन की ओर से उन सवालों का जवाब देने की कोशिश नहीं की। और पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिससे पूरी व्यवस्था से विश्वास उठ जाता है। तो पेपर लीक जो है वो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी राज्य में हो, वो बड़ा मुद्दा होता है, बड़ा झटका होता है सरकार के लिए और पार्टी के लिए। तो पेपर लीक पर जहाँ जहाँ भी हो रहा है, जिन राज्यों में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में कहें, अगर इसको रोका नहीं गया तो ये महामारी की तरफ फैलेगा। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं युवा। और रोजगार के जो अवसर हैं, जो आपने अभी बताया कि जितनी रिक्तियां हैं उनको भरने की कोशिश की जाएगी, तो वो उसका अच्छा संदेश जाएगा अगर वो समय के साथ, यानी एक निर्धारित समय अवधि में और पारदर्शी तरीके से लागू हो। जी, आपके पास आऊंगा विजय त्रिवेदी जी। अभी जिस तरह से प्रदीप जी ने भी बताया कि ठीक है, सरकार के मेजर्स हैं और इन तरीकों से भी एक तरह से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि नहीं साहब, अब हम आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर काम कर रहे हैं। देखिए, इन इश्यूज पर पहले भी काम हो रहा था, लेकिन एक उत्तर प्रदेश में जो बड़ी बात है जिसे हम कहते हैं कि पूरे चुनाव को हिंदुत्व पर लेकर आना, क्या अब आपको इस चुनाव के नतीजों के बाद ऐसा लगता है? क्योंकि हम बार बार ये बात करें कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन बदल गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब जातिगत आरक्षण या जातिगत जनगणना का विरोध करती है तो उसकी चिंता हमेशा यही रहती है। भारतीय जनता पार्टी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी को देखें तो वो ये कोशिश करते हैं कि ये जातियों में बटा हुआ जो हिंदू समाज है उसको एक साथ लाना या उससे लड़ना उसके बस का काम नहीं है। इसलिए वो बार बार हिंदू अम्ब्रेला की बात करते हैं, चाहे वो राम मंदिर की बात पर हो या राष्ट्रवाद के मसले पर हो, और इसलिए उसको ये लड़ाई मुश्किल लगती है। लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह का अभी चुनाव नतीजा है, राम मंदिर निर्माण के बाद भी यदि अयोध्या में आप हार जाते हैं, अयोध्या जैसी जगह पर आप हार जाते हैं, इसका मतलब आप हिंदू फोल्ड पर नहीं जा सकते और अब आपको कुछ दूसरी राजनीति को अपनाना पड़ेगा।
या वो विकास की हो या जाति की बात हो, जातियों को फिर से लाने की कैसे बात होगी। जैसे प्रदीप जी ने कहा पेपर लीक तो बहुत बड़ा मसला, और मैं इसको कहता हूँ कि ये युवाओं का मसला नहीं है, ये परिवारों का मसला है। अभी जैसे नीट का मसला भी चल रहा है, नीट पर जितना काम बिल्कुल परिवारों का मसला तो है। वो परिवार, युवा जो है परिवार से जुड़ा हुआ, उसका जितना नुकसान हो रहा है वो परिवार को भी हर्ट कर रहा है। तो अब हिंदुत्व की लड़ाई को छोड़कर, अब हिंदुत्व का वैसे भी एजेंडा बहुत बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। और अभय जी की इस बात को मैं उस समय कह रहा था कि संविधान का जो मसला हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स इसके लिए अलाउ करते हैं। क्योंकि हमें ये लगा कि ईडब्ल्यूएस की बात हुई, संविधान की बात हुई, वाजपेयी सरकार में संविधान बदलने की बात हुई, 2015 में आरक्षण की समीक्षा की बात हुई, तो वो सब शक गहरे होते गए और हमने माना, मतलब जो भी लोग थे उन्होंने माना कि हाँ यदि ये आए तो संविधान बदल सकते हैं, और संविधान बदलने का मतलब आरक्षण खत्म किया जा सकता है। ठीक है, मेरा आप ही से सवाल था, बल्कि अभी अभय दुबे साहब की ये बताइए कि बीजेपी अगर इस हिंदुत्व के अम्ब्रेले से बाहर आती है तो आपको लगता है कि ये जो ओबीसी जातियां हैं जो छिटक के चलेगी या दलित है वो बीजेपी के साथ आएगा? किसके भरोसे आएगा? अगर बड़ा सवाल यह है कि इसी चुनाव में अगर आपके ग्राउंड के कार्यकर्ता, जिसमें आप दावा करते हैं कि साहब वो तो पंचायत स्तर तक है, ब्लॉक से पंचायत स्तर तक जुड़े, अगर वो इन चीजों को क्लियर नहीं कर पाए तो क्या वो मैसेजिंग दे पाएंगे? देखिए, अभी आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने क्या क्या आदेश दिए हैं। उसमें पहले 2 आदेश बिजली की सप्लाई को लेकर है जी, अभी आपने दिखाए थे आदेश जी। अच्छा, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं जी, और योगी के प्रशासन की गवर्नेंस की जो कुछ एक तारीफें होती थी उनमें ये भी थी कि भाई उनके आने के बाद बिजली लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मिल रही है जी। लेकिन लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू होने के 15-20 दिन पहले से ही बिजली की हालत खराब होने लगी। मैंने सोचा शायद गाजियाबाद या हमारे इलाके में ही है, तो मैंने पता लगाया अपने दोस्तों को फोन करके, पता लगा कि सब जगह वो ऐसा हो रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए बिजली की कमी थी तो बिजली आप अतिरिक्त खरीद सकते थे, चुनाव होने जा रहा है भाई, लेकिन इस बात की कोई परवाह नहीं की गई। क्यों नहीं परवाह की गई, ये एक रहस्य है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश प्रशासन को देना चाहिए कि भाई इस पीरियड में, लोकसभा चुनाव के पीरियड में, अवधि में बिजली की सप्लाई लगातार ठीक से हो, ये सुनिश्चित क्यों नहीं किया गया? तो अगर हिंदुत्व के आधार पर आप चुनाव नहीं जीत सकते तो आपको गवर्नेंस के आधार पर चुनाव जीतना होगा, गवर्नेंस करके दिखानी होगी आपको। केवल ये कहना कि हमारी बुलडोजर सरकार है, हमारी डबल इंजन सरकार है, हम अपराधियों के पैरों में गोली मार देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, हम हुलिया बिगाड़ देंगे, हम घर गिरा देंगे, ये तो चलता नहीं है। तो देख लिया सामने सब। प्रदीप जी, कुछ नहीं चला क्या जो अभय दुबे साहब कह रहे हैं? क्या सहमत हैं इनकी बात से? नहीं, देखिए, जब कोई मुद्दा जनता के मन में उतर जाता है, उसको विश्वास हो जाता है, तो फिर बाकी मुद्दे नहीं चलते हैं। जैसे पिछले चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा, या उससे पहले चुनाव में जो है, जो नरेंद्र मोदी से उम्मीद का मुद्दा था और एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा था, तो उस समय फिर ये जातिवादी जो है वो गौड़ हो जाती है, वो मुद्दे हावी हो जाते हैं। इस चुनाव में बड़ा स्पष्ट है, सभी लोग कह रहे हैं और इसमें कोई विवाद नहीं है कि आरक्षण का मुद्दा चला और खूब चला, उस पर लोगों ने भरोसा किया। जिस वर्ग को टारगेट किया गया था उसने भरोसा किया, वो बाकी सारे मुद्दों को भूल गया, सारे मुद्दे भूल गया। जी प्रदीप जी, माफी के साथ आपको रोकूंगा। पूरे देश की राजनीति में एक सवाल है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ। बीजेपी के रणनीतिकार भी ये कह रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी पिछला प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश में दोहरा लेती तो अपने दम पर बहुमत के करीब पहुंच जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। यूपी में एक बड़ा सवाल यह भी है कि अखिलेश यादव के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। कुछ नाम चर्चा में है, मैं उनके बारे में भी आपको जल्दी से बता देता हूं। इनमें सबसे पहला नाम रामअचल राजभर का है। इसके अलावा शिवपाल यादव का नाम भी चर्चा में, और इंद्रजीत सरोज की भी चर्चा चल रही है। अब आखिरी फैसला अखिलेश यादव को करना है कि वो किसको ये जिम्मेदारी देते हैं। दरअसल ये जो मैं 3 नाम आपके सामने रख रहा हूं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये भी 27 को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अखिलेश यादव ओबीसी वोटर्स पर खास ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ओबीसी में भी अदर देन यादव, इससे पहले यह रणनीति नहीं थी, और खास तौर पर दलित वोटर्स पर भी नजर है। वहीं अगर मायावती के फैक्टर की उत्तर प्रदेश में बात करें तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि यूपी में 2024 में बीएसपी को झटका, 2027 में अब क्या होगा। यूपी में बीएसपी अब कितना बड़ा फैक्टर रह गई है, अब यह सवाल उठना शुरू हो गया। अनुसूचित जाति के वोटरों पर मायावती की पकड़ साफ तौर पर कमजोर होती दिख रही है। 2019 में 10 सीटें मिली थी तो 2024 में 0 पर पार्टी बोल्ड हो गई। 5 साल में बीएसपी का वोट शेयर 10.04% घट गया। 2019 के 19.43% से घटकर इस बार 9.39% तक पहुंच गया बीएसपी का वोट प्रतिशत।
सवाल यह है कि क्या नगीना से जीत के बाद चंद्रशेखर आजाद का उभार यूपी में मायावती की राजनीति के लिए भारी पड़ सकता है? सवाल यह भी है कि मुस्लिम वोटरों से मायावती की नाराजगी क्या कहती है? जिस समुदाय को माया ने इस चुनाव में 35 सीटें दी, उसने एक पर भी जीत क्यों नहीं दिलाई? अब 2027 में क्या होगा? यही वो तमाम बातें हैं जिनको लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। अब पिछले 4 चुनाव जैसी स्थिति नहीं रही है। मैं विजय जी आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। हमने बात की कि भारतीय जनता पार्टी के जो ओबीसी फेसेस थे गठबंधन के, वो नहीं चले। दलित बीजेपी के साथ नहीं आया। चंद्रशेखर आजाद एक नई दलित पॉलिटिक्स, भले एक सीट जीते हो नगीना से, लेकिन नई दलित पॉलिटिक्स का उभार वहां से हो रहा है और बसपा का वोट गठबंधन, इंडिया गठबंधन के पास। ऐसे में 27 में क्या मायावती की रेलेवेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ओबीसी पॉलिटिक्स का, बीजेपी की ओबीसी पॉलिटिक्स का क्या होगा? देखिए, मायावती को एक चुनाव के साथ खत्म कर देना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन वो कितना रिवाइव कर सकती है ये महत्वपूर्ण बात है। आप 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं कि बीएसपी ने खाता नहीं खोला, लेकिन आप चुनाव नतीजों को देखें तो 16 सीटों पर उनके वोट की वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं जीत पाई। जो विनिंग मार्जिन है, या कहें कि जिसमें हारे हैं, वो 30 से 35 हजार वोट का है, और वहाँ 16 सीटों पर बीएसपी का वोट 1.5 लाख से 2 लाख है। तो वो 16 सीटें बीएसपी की वजह से इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाया, तो इसलिए उसको खारिज करना नहीं। जहाँ तक बात है मुसलमानों की, जिस पर मायावती जी ने भी प्रतिक्रिया दी थी कि उनका भरोसा नहीं करना चाहिए, अब तो सोच समझ के टिकट दूंगी, लेकिन उसमें एक बात समझनी चाहिए कि मुसलमान मायावती जी से नहीं छिटके। उन्होंने जो इस बार वोट दिया वो टैक्टिकल वोट था, और उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को हराएगा उससे वो वोट देगा। इसलिए ये मायावती से नाराजगी नहीं है, उनको लग रहा था कि मायावती या बीएसपी भारतीय जनता पार्टी को हराने लायक नहीं है, वो लड़ाई उस मजबूत तरीके से नहीं लड़। लेकिन विजय जी, अब देखिए, बीजेपी को अगर हराना है तो बीजेपी की तरह काम करना होगा, ये हम अक्सर चर्चाएं करते थे। वही किया अखिलेश यादव ने, जमीन पर उतरे, एक एक सीट पर समीकरण दुरुस्त किए, खूब सभाएं की, प्रचार किया, रैलियां की, बड़ी सभाओं से बचे, छोटी छोटी सभाएं की। में भी बड़ा उन्होंने काम किया समझदारी से। अखिलेश यादव ने इस बार जो टिकट्स दिए वो केवल यादवों की बजाय जिस तरह की जातिगत समीकरणों की जरूरत थी उसका फायदा उन्होंने उठाया, और उस समझदारी का जो फायदा है या नतीजा जो है वो इन चुनावों में आपको दिखाई दे रहा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार बीजेपी को किसने रोका था सही टिकट वितरण के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो बीजेपी नेताओं से हम पूछ रहे हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अबे जी, हम लोग भी इस सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि सपा ने बहुत बढ़िया टिकट वितरण किया, तो साहब बीजेपी को किसने रोका था बढ़िया टिकट वितरण से? अभी हमारे एक मित्र ने टीवी बहस करते हुए एक बड़ा अच्छी बात कही थी कि क्या नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई उम्मीदवार बनारस के लिए था भारतीय जनता पार्टी के पास? कोई उम्मीदवार नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो विपक्ष में खड़े हुए थे उनका वोट 20% बढ़ गया जी, अजय राय का, जो कोई बहुत खास नेता नहीं है, और नरेंद्र मोदी का वोट गिर गया। यहां तक कि शुरू में जब मतगणना शुरू हुई तो वो तो शायद 4-5 हजार वोटों से पीछे चल रहे थे नरेंद्र मोदी, उस पर केवल 1.5 लाख पे उनका अंतर आ गया। मैं कहना यह चाहता हूं कि इन सब जिन कारकों पे हम चर्चा कर रहे हैं, इनके अलावा भी कुछ है मामला जिसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। पहली बात तो ये जी कि केवल ऐसा नहीं है कि अच्छे टिकट दिए जाते तो नतीजा अच्छा हो जाता, पन्ना प्रमुख ठीक काम करता तो नतीजा अच्छा हो जाता। ये केवल प्रबंधन का मामला नहीं है। नरेंद्र मोदी की निर्वाचन क्षेत्र में प्रबंधन वहां भी खराब था या उम्मीदवार कमजोर था, वहां पे ऐसा नहीं था, वहां भी बहुत भाजपा को नुकसान हुआ है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो बहुजन समाज पार्टी है वो मुख्य तौर पर दलित ब्यूरोक्रेसी की पार्टी है। दलित ब्यूरोक्रेसी अदृश्य रूप से मेरा मानना है उसको चलाते हैं और उसका ध्यान रखते हैं। उसके लिए शुरुआत में पैसा की सारी जुगाड़ वो करते थे, और कांशी राम ने रिकॉर्ड पे ये बात कही थी, मैंने उनके ऊपर किताब भी लिखी है, उसमें उनका कोटेशन भी है कांशी राम का। वो ध्यान से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को कि मायावती किस तरह चुनाव दर चुनाव मुंह की खा रही है और उनका वोट लगातार गिरता जा रहा है, और इनके ग्राफ में थोड़ा चढ़ाव हो रहा है। चंद्रशेखर के ग्राफ में उन्होंने अपना चुनाव भी जीत लिया और उसमें बसपा के उम्मीदवार को भी उन्होंने हराया। तो अगर दलित ब्यूरोक्रेसी ने चंद्रशेखर पर भरोसा किया तो आप समझ लीजिए ये मायावती के आखिरी दिन है राजनीति में। धीरे धीरे वो पूरी तरीके से हाशिए पर चली। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इररिलेवेंट हो सकती हैं बहन जी आने वाले समय में, अगर ऐसी ही स्थितियां रही। प्रदीप जी, दलित पॉलिटिक्स का नई तरीके से उभार, हम चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं, और बीजेपी के गठबंधन के जो ओबीसी फेसेस हैं वो पिट गए इस चुनाव में।
संजय निषाद के बेटे को हार का मुंह देखना पड़ा, ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हार का मुंह देखना पड़ा। और तो और देखिए, कुर्मी वोटर्स की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी ने 10 कुर्मी प्रत्याशी दिए, 8 जीत गए और बीजेपी की स्थिति सामने। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मायावती और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 2007 में उसका पीक था जी बसपा का। वहाँ से आप कोई भी चुनाव नहीं बता सकते जहाँ बसपा बढ़ी हो। 2019 में जो गठबंधन हुआ उसकी वजह से 10 सीटें भले मिल गई उसको, लेकिन लगातार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में गिरावट। दूसरा, चंद्रशेखर का जीतना ये इस बात का संकेत है कि जाटो वोटर विकल्प की ओर देख रहा है। वो जो स्थिति बनी हुई थी कि बहन जी हारे या जीते, सत्ता में आए या ना आए, वो जाटो वोट उन्हीं को जाएगा। वो स्थिति में बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जाटो वोट जो है वो सपा कांग्रेस के गठबंधन को भी गया और चंद्रशेखर को तो गया ही। तो वो दूसरी बात, जो मुसलमान की बात होती है, मुसलमानों ने कभी बसपा पर भरोसा नहीं किया। कांशीराम ने बड़ा स्पष्ट रूप में ये पब्लिक रैली में कहा, ये हमारा वोट लेकर विधायक और सांसद बनने आते हैं, तो हमारा वोट इनको मिलता है, लेकिन ये हमको वोट नहीं देते हैं, तो इसलिए हमको इस पर विचार करना चाहिए। वही बात। तो कुल मिलाकर प्रदीप जी, यानी दलित पॉलिटिक्स का नए तरीके से उभार हो रहा है, मायावती पर से भरोसा कम हो रहा है, और यही वजह है कि बीएसपी के रणनीतिकारों को भी सोचना होगा। उत्तर प्रदेश के अलावा एक और राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है। जल्दी से हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां इंडिया गठबंधन के बीच तनातनी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए कि किस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में। उद्धव से लूज हुआ कांग्रेस का कनेक्शन या आघाडी में टेंशन? संवादामध्ये थोडेसे एक लूज कनेक्शन होतं। रिजल्ट के बाद क्रेडिट के लिए गदर, इंडिया में कौन बिग ब्रदर? पण छोटा मोठा मधला धाकटा असं काही नसतं। एकमेकांच्या मदतीनं आम्ही लोकसभेच्या निवडणुका जिंकलेल्या। शिवसेना हे नंबर 1 टार्गेट होतं उद्धव ठाकरे साहेबांचं। चुनावी नतीजे का इफेक्ट, क्या यही है दोस्त बदलने का टाइम परफेक्ट? उद्धव ठाकरे गुट के ही सांसद हमारे और विधायक हमारे संपर्क में, 506 सांसद जिस दिन भी खुलकर सामने आ जाएंगे वो हमारे में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए लाइन जाम, क्या आप मोदी का फोन उठाएंगे उद्धव? महाराष्ट्र की राजनीति में इसी सवाल की चर्चा हो रही है। जल्दी से तमाम मेहमानों के पास चलूंगा। विजय जी, आपसे शुरुआत। विजय जी, महाराष्ट्र में आखिरकार क्या हो रहा है? इंडिया गठबंधन में क्रेडिट की होड़ की शुरुआत हो गई है और चर्चाएं ये भी लगाई जाने लगी कि क्या उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हो सकती है, और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होना है। रोहित जी, महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा जी। और ये वक्त जो चुनाव, विधानसभा के चुनाव और अभी लोकसभा चुनाव के बाद का जो वक्त है, वो वहाँ पर महायुति और महाअघाड़ी को कुनबे संभालने का वक्त है जी। अपना अपना कुनबा कौन संभाल सकता है, कितनी ताकत के साथ संभाल सकता है। अभी आप यादव साहब को सुन रहे थे, वो उद्धव ठाकरे के शिवसेना के सांसदों की बात कर रहे थे। अभी यहाँ पर हो सकता है कि कुछ विधायक यहाँ से उधर के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो बहुत सारे बदलाव वहाँ होने, और ये जाहिर है इस चुनाव ने बताया कि शिवसेना वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके साथ वोटर जुड़ा हुआ है। जातिगत समीकरण देख लें या कोई और भी देख लें, जो फायदा महाअघाड़ी को हुआ उसमें। लेकिन मैं बड़े संक्षेप में, सर वक्त भी कम है, महाराष्ट्र में अगले कुछ दिनों में कुछ बड़े बदलाव होते हुए देख रहे हैं आप महाराष्ट्र की राजनीति में? बहुत संभावना है जी, बहुत संभावना। अभय दुबे साहब, देखिए, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं था कि अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है। महाराष्ट्र में उसको पता था कि मार रही है, फिर भी उसने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी। महाराष्ट्र की जो पूरी राजनीति हुई है वो उसमें सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। हम लोग ये कहते थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को ढोएगी, लेकिन भाजपा ने तो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। श्रीकांत शिंदे की शिवसेना, इसको हम लोग समझते थे कमजोर साबित होगी, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। शिवसेना के दोनों, लेकिन अब इंडिया के भीतर जो जिस तरह से क्रेडिट लेने की होड़ चल पड़ी है, इसको किस तरह से देखते हैं? भाई ये तो होड़ वगैरह किसी भी गठबंधन में होती ही है, लेकिन इससे ये मतलब निकालना कि वो लोग टूट जाएंगे, नरेंद्र मोदी का फोन उठा लेंगे और उनके भाजपा के साथ चले, देखिए बहुत ज्यादा कड़वाहट है भाजपा और उनके बीच में, इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है।
उन्होंने भाजपा से मुख्यमंत्री पद छीना, भाजपा ने उनसे मुख्यमंत्री पद छीन लिया। लड़ाई में स्टेक्स बहुत हाई है। प्रदीप जी, क्या आप सहमत हैं अभय जी की बात से कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के बीच का रास्ता कोई बनता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? उनका कहना है कि बिल्कुल कि इस तरह की स्थिति नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति मेरे हिसाब से अब भी मेल्टिंग पॉट में है। विधानसभा का चुनाव तय करेगा कि भविष्य के राजनीतिक समीकरण क्या होंगे। उद्धव ठाकरे की जहां तक बात है, आरएसएस काफ़ी समय से, जब वो ये टूट हुई उस समय भी और उस समय के बाद भी चाहता था कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे के बीच में कोई समझौता हो जाए, लेकिन ऐसा होने जा रहा है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है और एकनाथ शिंदे को लग रहा है कि हमने भी ये साबित कर दिया कि हम जो है अजीत पवार की तरह नहीं हैं, उस तरह से हम फिसड्डी नहीं हैं जैसे अजीत पवार साबित हुए हैं। तो इस गठबंधन में, बीजेपी वाले गठबंधन में अजीत पवार लायबिलिटी। बड़े संक्षेप में सर, वक्त बहुत कम है, मेरे पास 30 सेकंड का समय है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने इतने जो प्रयोग किए, क्या इसका कोई फायदा हुआ बीजेपी को? प्रदीप जी, आपसे शुरुआत जल्दी से। फायदा, नुकसान ही नुकसान हुआ। वही अभय जी, 4 चुनाव से नंबर 1 की पार्टी थी, 2 विधानसभा 2 लोकसभा में, और नीचे पहुंच गई। तो बताइए ये कौन सी रणनीति हो गई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तुम्हें सब बड़े संक्षेप में। बहुत संभावना है कि अजित पवार दोबारा शरद पवार के साथ चले जाएं। अगर कोई परिवर्तन होगा तो ये तो रणनीति में एक और जिसे कहा जाए खड्डा हो जाएगा। सर, एक कहावत है कि चौबे जी छब्बे बनने चले थे और दुबे जी बन के रह गए जी। ये भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की राजनीति का नतीजा है। अब वो कितना बनेगा, अब वो दुबे जी से फिर से चौबे जी बनेंगे कि नहीं बनेंगे और आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, ये यानी कुल मिलाकर यही कहा जाए कि अति आत्मविश्वास राजनीति में बिल्कुल भी सही नहीं होता है। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की राजनीति में बुनियादी तौर पर सियासी सरजमी पर बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलावों को कौन सी पार्टी सस्टेन कर पाती है, कौन सी पार्टी दुरुस्त करती है, ये देखना होगा।